सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट का, तो ये पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में विल डिस्कस। देन वी विल डिस्कस अबाउट G20 एंड इंडिया डेवलपमेंट चैलेंजेस, ये भी एडिटोरियल का टॉपिक है, तो इसे पेपर 2 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू ऑन मैरिटल रेप लॉज इन इंडिया, ये टॉपिक भी पॉलिटी सोसाइटी के अंदर आ जाएगा। फिर IR न्यूज़ में 2 टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर मेंस का क्वेश्चन मैं जो आपको देता हूँ। मेंस का क्वेश्चन देख लो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, डू यू एग्री? 10 नंबर में लिखना है। ठीक है, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम ही इज़ इट अ सॉल्यूशन जिसके माध्यम से वी विल ट्राई टू, जिसके माध्यम से हम वी आर ट्राइंग कि हम इसका जो लाइक पॉवर्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? तो इस पर आप अपने व्यू पॉइंट दें। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। कोर्सेज़ के बारे में सौरभ पांडे UPSC.com पर वेबसाइट पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे आप जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लैपटॉप से क्लासेस हो जाएंगी, ऑल कोर्सेज पे जाके सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। आज एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, अच्छा मौका आपके पास, 30% ऑफ है। कल मैंने एक सेशन भी लिया था एग्रीकल्चर ऑप्शनल पे, तो वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो वो अभी यूट्यूब में उसको किया है, तो हो सकता है वो जल्द अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पूरा एनालिसिस है, तो जस्ट गो थ्रू इट, है ना, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो पेपर कैसा है, कहाँ से आया है, किस टाइप से प्रश्न आते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 30% ऑफ है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज करें। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द सेक्शन 6 से वैलिडिटी 4:1 उसमें आपका दिया गया। तो इसमें जो भी आर्गूमेंट दिए हैं, और 2 आर्गूमेंट दिए हैं जो की पॉइंट्स हैं, उस पर भी आपके लिए जो प्रश्न है वो फ्रेम हो सकता है। सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, लाइक 5 लोग थे, 5 जजेस हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है कि 6A जो है आपका सिटीजनशिप एक्ट का 1955 का, उसको वैलिडेट किया। 4:1 मेजोरिटी, मतलब 4 जो जजेस हैं उन्होंने फेवर किया और 1 उन्होंने डिसेंट नोट डाली। अब यहाँ पे देखो, मेनली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वॉर हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ, उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेश से लोग आए और उन्होंने माइग्रेट किया, असम जैसे जगह पे काफ़ी माइग्रेट हुए, तो उसमें काफ़ी सारे सामाजिक और कल्चरल एस्पेक्ट के टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन एराइज हुए, और फिर उस पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसमें कुछ क्लॉजेस ऐड किए गए कि किनको सिटीजनशिप मिलने चाहिए, किनको वोटिंग राइट मिलने चाहिए। उसी से रिलेटेड आपका सेक्शन 6 है। तो सेक्शन 6A जो है, ये जो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स हैं जो आसाम में रह रहे हैं बिफोर जनवरी 1 1966, तो जो यहाँ रह रहे हैं टू सिक्योर इंडियन सिटीजनशिप, और जो जनवरी 1 1966 से 1971 के बीच में हैं, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही उनको सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये लॉ आपका है। तो यहाँ पे जैसे जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बात की है, और ये चीज़ यूनिवर्सली अप्लीकेबल आपका होना चाहिए अमंग द डिफरेंट ग्रुप इन असम। तो जो डिसेंट नोट डाला शायद उनका ये व्यू पॉइंट था। और जो रूलिंग है, ये असम अकॉर्ड आपका 1985 में जो साइन हुआ था, जो कि रिलेटेड विद द इशू ऑफ इलीगल जो माइग्रेशन थे, उसको टैकल करने के कंटेक्स्ट में आपका था ये। तो असम अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें असम की जैसे स्टूडेंट यूनियन, सरकार प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट वो थी, और उसके बाद ही आपका जो ये सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया गया था इस अकॉर्ड को के कंटेक्स्ट की अगर बात किया जाए। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी कुछ और की पॉइंट्स आप रीड कर लेना इसमें। अब इसमें देखो कई चीज़ें हैं ज़रूर से जो हाईलाइट आपकी की गई हैं, कि यहाँ पे एक तो चीज़ जो इमिग्रेशन मैकेनिज़्म है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें, ये एक चैलेंज है। क्योंकि देखो, कोई भी देश होता है, अगर कहीं से भी लोग आ रहे हैं और विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो इलीगल माइग्रेंट्स को कोई अलाउ नहीं करता। किसी भी देश, आप US चले जाओ, यूरोप में चले जाओ,
और बट वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डिफरेंशिएट कि अच्छा ये लीगल है या इलीगल है, उसके लिए मैकेनिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमैनिटेरियन जो कंसर्न है उसको बैलेंस करना बहुत मैटर करता है, ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट को ध्यान में रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मतलब हम दूसरों की तरह एक्ट नहीं कर सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट है, मतलब मानव जो भी ह्यूमन बीइंग है उनको किस तरीके से हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट उनकी कैसे मीट कर सके। तो एक रिस्पॉन्सिबल देश के तहत ये भी हमारी एक जिम्मेदारी जो है बन जाती है। तो यहाँ पे JB पर्डीवाला जो है उन्होंने अच्छा डिक्लेयरिंग सेक्शन 6 ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बहुत हो सकता है, मतलब फ्यूचर के अंदर कई इफेक्ट पड़ सकते हैं, जो कल्चर इससे काफ़ी अफेक्ट हो सकता है, उनका एक कुछ व्यू पॉइंट आपका था। ठीक है, तो आई थिंक जो मैंने पहले बोला था कि जो जस्टिस कांत हैं उन्होंने डिसेंट नोट नहीं दिया था, जो ये JB पर्डीवाला हैं उन्होंने इस पर डिसेंट नोट जो है आपका दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडिटोरियल के अंदर आता है द मॉडिफाइड UBI पॉलिसी। UBI मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम में बी मोर फेसिबल। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 के अंदर इसमें प्रश्न बिल्कुल आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब जैसे मान लो सबके पास एक सर्टन अमाउंट जाना चाहिए, सर्टन अमाउंट उनको मिलना चाहिए, दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, मतलब बेसिक अमाउंट होना चाहिए। तो ये क्या हम इसको कह सकते हैं कि अगर सबके पास एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो जाए तो वी विल बी एबल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी के पास फ्री में पैसा आएगा तो वो कितने समय तक उस पैसे का इस्तेमाल करके और कैसे वो स्किल एक्वायर करेगा, वो बहुत ही कम है। मतलब इट्स बेटर वी शुड प्रोवाइड स्किल्स जिसके माध्यम से वो अर्निंग जो है स्टार्ट कर सके। बट लेट्स सी द आर्गूमेंट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो जहाँ पे सारे सिटीजन्स हैं वो रेगुलर और अनकंडीशनल मनी उनको मिलता है, देयर इज़ नो कंडीशन, इसे हम बोलते हैं लाइक सर्टन अमाउंट। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा कोई अमाउंट रहेगा, एक सर्टन बेसिक अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड। जो सर्टन बेसिक अमाउंट है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, वो आपका रहेगा। एंड है ना, दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड अनकंडीशनल, है ना, ये तो एक अनकंडीशनल शब्द आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या है कि कई सारे इश्यूज़ को, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के लिए ये चीज़ इंश्योर की जाती है। हाँ, जैसे आप बड़े देशों में चले जाओ जहाँ पॉपुलेशन कम है, अब उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आ जाता है एकदम से जॉब चली जाती है तो उस कंसिडरेशन भी सर्टन अमाउंट जो है मिलता है। तो अब ऑटोमेशन और इनकी वजह से जॉब की स्कैरिसिटी बहुत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत होगी। इवन एजुकेशन में आप देखो वहाँ पे भी AI का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, कई इंस्टीट्यूट में टीचर्स जो हैं AI के माध्यम से, AI मतलब आप कह सकते हो AI एज अ टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, आपको अभी पता भी नहीं चला होगा उसके बारे में। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी चल रहा है, मतलब नॉट अबाउट UPSC, बहुत सारी दूसरी जगह पे ऐसा आपको मतलब ये सब देखने को मिल रहा है। बट ऑल दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट। तो यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में जैसे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्या जो इनएफिशिएंट वेलफेयर प्रोग्राम्स उनकी जगह हम UBI लेकर आ सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है ना कि सर्टेन चीज़ें प्रोवाइड करना। मान लो एफिशिएंटली वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही, इट्स बेटर वी गो फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक सर्टन अमाउंट उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई कंस्ट्रेंट भी हैं, जैसे बजटरी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि अगर इतनी लार्ज पॉपुलेशन को अगर बेसिक इनकम प्रोवाइड करते हो तो पैसा कहाँ से आएगा, ये है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्या हम टारगेटेड जो वेलफेयर स्कीम्स है उसकी जगह हम यूनिवर्सल इनकम की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखो वेलफेयर में भी अगर आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो वहाँ आप सर्टन ऑब्जेक्टिव के तहत आप पैसा खर्च करके उन चीज़ों को इंश्योर कर सकते हो। तो बट उन चीज़ों को प्रोवाइड करने का आपका एक चैलेंज रहता है, तो इट्स बेटर गो फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ऐसा आर्गूमेंट है कि आप उस वेलफेयर स्कीम की जगह आप एक सर्टन अमाउंट दो और उन वेलफेयर स्कीम्स की जो ऑब्जेक्टिव है इस इनकम के माध्यम से इंश्योर हो, ऐसा आपको देखना है। फिर यहाँ पे जैसे PM किसान है, PM किसान योजना है, उसमें सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस रखा गया। तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स क्या है, फ़ायदा क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, कि एक सर्टेन अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कोई भी जब बहुत ही कम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगा, आपको बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करना और पैसा जो है ट्रांसफ़र करना है। इंक्लूजन एरर का जो है ना, तो टारगेटिंग इशू भी है। एक तो होता है एक्सक्लूजन एरर, या आप अपने उसमें लिख सकते हो डायरी में के अंदर जो वो कैब वाला है। एक होता है एक्सक्लूजन एरर, एक इंक्लूजन एरर, कि जिनको इंक्लूड मतलब नहीं करना चाहिए था आपने कर लिया, और जिनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, जिनको इंक्लूड करना चाहिए था उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसे ही एक इंक्लूजन एरर होता है, एक एक्सक्लूजन एरर, तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। वो नुकसान क्या है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, इतना अमाउंट कहाँ से आएगा। फिर यहाँ पे
यहाँ पे ये भी कहा गया कि कई जो मतलब ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी अमाउंट है, उनके तक भी ये बेसिक अमाउंट है वो पहुँचेगा। लॉजिस्टिक इशू भी है कि एक्सेस टू कैश, आउट ऑफ पॉइंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप कैसे इंश्योर करोगे। फिर जो ब्यूरोक्रेटिक डिले और करप्शन भी है कि आपने बोला इतना पैसा आपको आएगा महीने। अब सोचो, एक माइंडसेट सोचो, गांव में कोई आदमी उसको बोला तुम्हें 2,000 रुपये महीना मिलेगा, अब वहाँ सामने वाले ने कह दिया देखो 2,000 मिलेगा, 500 मुझे रखना है या 1,000 मुझे रखना है, 1,000 तुम्हें दूंगा। अब सामने वाले को क्या है, क्या फ्री में मुझे 1,000 ही मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए असाइन 2,000 हुआ है, बट 1,000 रुपये किसी ने रख लिया और 1,000 रुपये उसको मिल रहा है। तो एक करप्शन भी एक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड यूबीआई स्कीम की तरफ हम जा सकते हैं। मॉडिफाइड जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो इनकम है ना, तो यहाँ पे मॉडिफाइड यूबीआई मॉडल की बात हम जा सकते हैं, जिसमें जो कॉस्ट भी आपका रिड्यूस्ड हो, ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पे जैसे दूसरी जो पॉलिसीज़ है उसके साथ यूबीआई को मर्ज करके और एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज की तरफ जाएं, तो वो एक सॉल्यूशन जो है वो आपका हो सकता है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड यूबीआई की तरफ हम जा सकते हैं, जो कि वनरेबल पॉपुलेशन के लिए एक नेट का काम कर सकते हैं। जैसे क्योंकि बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव को हम इस प्रकार से इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये माइंड मैप है, इस माइंड मैप से आप पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज़। ये देखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनता है। तो ये भी एडिटोरियल का है, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे G20 जो समिट है एंड इंडिया का जो डेवलपमेंट गोल्स है, इसको थोड़ा सा देखते हो। तो G20 अभी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, पिछले साल ही हुई थी, और इसमें फोकस बहुत बड़ा था, यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मतलब लगभग 17 आपके गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, उसमें अलग अलग एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, क्लाइमेट चेंज, हर चीज़ के अलग अलग आपके गोल्स मेंशन्ड है, तो उनको हमें अचीव करने की बात की गई। तो यहाँ पे जो एसडीजी समिट भी अभी हाल में ही आपकी कंडक्ट की गई थी। अब यहाँ पे इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग वो इतनी अच्छी नहीं, 134 है आउट ऑफ 193। हंगर इंडेक्स की भी अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जेंडर डिस्पैरिटी मतलब कि जो मेल और फीमेल के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल पार्टिसिपेशन में जो कमी है, खास तौर से अगर आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात जब करते हो, जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 28.3% जो वुमेन का वर्सेस 76.1% फॉर मैन। तो यहाँ पे लगभग पार्टिसिपेशन में बहुत लंबा गैप है, 47.8% का गैप। ये डेटा आप कोट कर सकते हो, बहुत जगह आप पे मेंशन कर सकते हो जब भी वुमेन एम्पावरमेंट और इस सब की बात आती है, तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो। इनकम इनइक्वालिटी भी है, वेल्दीएस्ट 1% इंडिया 21.7% इनकम को होल्ड करता है, तो ये कंसर्न है। फिर उसके बाद 1990 से जो हमारा प्रोग्रेस आपका हुआ है, तो वो लगभग लाइक पहले 0.434 स्कोर था, अब 0.644% जो आपका स्कोर है वो हम रीच किए हैं। अब हमें क्या है, अभी रिसर्च और पॉलिसी मेजर्स लेके आने पड़ेंगे। मतलब अभी क्या है कि अगर हम ये सब अचीव करना चाहते हैं तो हमें जेंडर गैप को ब्रिज करना है, ऐसा मेल फीमेल का नहीं रखना। यहाँ पे देखना है कि हम किस तरीके से जो वुमेन है उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए सामाजिक पार्टिसिपेशन में भी उनके रोल को हमें असाइन करना पड़ेगा। इनकम जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इनकम की, है ना, जैसे कोई मेल है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वुमेन है उनको कम पैसा मिल रहा है, तो सेम काम को करते हुए तो इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, तो इनकम इनइक्वालिटी हमें दूर करने के लिए कार्य जो है करना है। तो यहाँ पे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए हमें हेल्थ के एस्पेक्ट में काम करना है। नॉलेज की बात करें तो उसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना, तब हमारी जो रैंकिंग है वो आपका इम्प्रूव जो है वो होगी फर्दर। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी डिस्पैरिटी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी अभी हमने डिस्कस किया, इनकम इनक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो हमें अपने ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो ये की पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपके आइडिया है, देखो इन्हीं से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं आगे पीछे वो मेंस के अंदर आपके पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। रिवीजन के लिए माइंड मैप है, फटाफट माइंड मैप से अपना रिवाइज कर लेना। मुझे बता देना वॉइस क्लियर है, कंटेंट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से आप लोग हाईलाइट करना। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करना। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका लॉन्च हो चुका है, अभी 30% ऑफ रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये है ना, तो आज की ही बात है। कोई क्वेरी है तो लास्ट में डिटेल में आपसे शेयर करूँगा। मैरिटल रेप के बारे में जो है बहुत ज़्यादा भारत के अंदर डिस्कशन हो रहा है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है,
तो जैसे जब आप ऐसे टॉपिक्स पर लिखते हो तो आपका लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत हाई होना चाहिए। आप ऐसा मतलब उस टाइप का कुछ भी बहुत इधर उधर की बातें मतलब नहीं कॉमन पर्सन की तरह डिस्कस कर सकते हो। आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, तो जेंडर सेंसिटिविटी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे मैरिटल रेप जैसी चीज़ों पर जब आप लिखते हो तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डेप्थ में होनी चाहिए, लैंग्वेज मैच्योरिटी भी बहुत होना चाहिए, आपके इमोशंस कैरिड अवे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। अब देखो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप एक चले जाओ समाज में, उस समय चले जाओ जब समाज था ही नहीं। मतलब जैसे आज के समय में एनिमल्स अगर आप देखो तो पहले एनिमल्स पहले भी हुआ करते थे। अब उनका ऐसा कोई सामाजिक संरक्षण तो नहीं हुई, ऑल दो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक रहते हैं, उनका एक अपना सोशल लाइफ टाइप रहती उनकी भी है, वो भी एक फैमिली बना के रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जैसे एलिफेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट इंसानों के केस में ऐसा नहीं है। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है वो डेवलप हुआ, जिससे कि मेल और फीमेल का जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको सामाजिक सैंक्शन मिला। तो ये मैरिज का मेन कंसेप्ट है कि आपका मेल या मतलब मेल या फीमेल के बीच का जो रिश्ता है उसको सामाजिक सैंक्शन मिलना, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये एक जनरल सेंस में कहते हैं, ये मैरिज का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब वो रिश्ता रिप्रोडक्टिव हो सकता है, दूसरा वो साथ रह रहे हैं, जो भी आपकी इमोशनल शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब इस केस में जब हम एक जब रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें एक रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट भी है, रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट भी आपका जो है वो एंटर हो जाता है जब हम मैरिज की बात करते हैं। अब इसमें चर्चा ये हो रही है कि क्या जो रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट है ना, या आप कह सकते हो जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं, तो उस कंसिडरेशन में किस तरीके से उस रिलेशन को मैन या वुमेन जब वो एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में आप कह सकते हो कि बंधे हुए हैं, तो उसको कैसे लेकर जाना चाहिए। तो क्या वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट में वुमेन कंसेंट मैटर करती है कि नहीं करती है। अब यहाँ पे देखो एक बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना, और आई वांट कि आप में से जो लोग भी हैं अपना व्यू पॉइंट जरूर से दो, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट, आप कुछ चीज़ बोलना चाहोगे तो वी विल हैव अ डिफरेंट सेट पॉइंट्स हमें अवेलेबल रहेंगे। अब आप ये समझो कि मेल और फीमेल, देखो पॉइंट क्या है मैरिटल रेप के कंसिडरेशन का, कि जो मेल और फीमेल हैं उनके बीच का जो सेक्सुअल रिलेशन है, उस रिलेशन में जो कंसेंट एस्पेक्ट है, खास तौर से वुमेन की जब हम बात करते हैं, वो मैटर करती है कि नहीं करती है। आंसर इज यस, मैटर करती है और बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज कि उस कंसेंट को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, कंसेंट को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, मतलब इन द सेंस कि जब एक तो डिटरमाइन क्या यहाँ शब्द हम यूज़ कर सकते हैं कि उस कंसेंट को कैसे हम उस कंसेंट को किस तरीके से हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे सामाजिक लेवल पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वी नो हाउ टू रेस्पेक्ट अ वुमेन, वी नो हाउ टू टेक थिंग्स, है ना, हमने ये चीज़ सीखी है। फैमिली एज अ जो समाज का एक बेसिक यूनिट है उसमें हमने सीखा है, समाज में जो नॉर्म्स है उसके माध्यम से हमने सीखा है। तो जो लॉ की ज़रूरत हो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। मतलब अगर हमने, इसलिए देखो एक चीज़ हमेशा से याद हमें रखना है, समाज के नॉर्म्स जब तक वीक होते चले जाएंगे, अब इसमें आप नेगेटिव नॉर्म्स लेकर मत जाना अपने माइंडसेट में, देयर आर वेरियस पॉजिटिव नॉर्म्स जो कि समाज को बांध के रखते हैं, या फिर सामाजिक जो इथिक्स मोरालिटी एस्पेक्ट है, नॉट समथिंग जो कि हमारे मॉडर्न वैल्यूज़ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के आप कह सकते हो उससे अलग हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, तो जो अच्छे नॉर्म्स हैं समाज के अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे जैसे सामाजिक नॉर्म्स वीक होंगे, लॉ की ज़रूरत उतनी अधिक पड़ती जाएगी। समझो बात को, बेसिक चीज़ क्या है कि जो सेक्सुअल रिलेशन है मैन और वुमेन के बीच में, वो कंसेंशुअल, मतलब दोनों के बीच में सहमति हो, ऐसा हमको इंश्योर करना है। अगर वो चीज़ रेस्पेक्ट करते हुए प्रोसीड हो रही है तो हमें लॉ की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि वो चीज़, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो ये चीज़ नहीं मतलब इंश्योर हो रही है, तो उस कंसिडरेशन में लॉ को एंटर करना पड़ेगा और लॉ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, लॉ को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। इट मीन्स सेक्सुअल रिलेशन में द कंसेंट ऑफ द वुमेन
जो कि एक सामाजिक मोरालिटी के माध्यम से या जो वैल्यू सिस्टम है इंडिविजुअल की उसके माध्यम से उस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को इंश्योर नहीं हो रहा है, तो उस केस में लॉ को एंटर करना पड़ेगा। अब लॉ एंटर जब होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? क्या जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, सेकंड जो थर्ड एस्पेक्ट आ जाता है कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे कि जब भी कोई ऐसे रिलेशंस होते हैं तो हाउ वी विल डिटरमाइन, क्या लिखित में हम कंसेंट लेंगे, किस टाइप से कंसेंट लेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा। और जब ये चीज़ आ जाती है तो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, वो तो है ही, एंड हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द रिलेशन, मेल और फीमेल का रिलेशन कैसे अफेक्ट होगा, एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन। क्योंकि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन का अगर आप बेसिस देखोगे वो यही था कि भाई जो इनका इवन रिप्रोडक्टिव रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, उसको भी सामाजिक सैंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन की प्रिस्टिनिटी वो इतनी नहीं रही है कि मतलब आप कह सकते हो कि उसमें भी इतनी दूरियां तैयार हो गई हैं कि वहाँ पे कंसेंट एस्पेक्ट को लाने के लिए इन सेक्सुअल रिलेशन आपको लॉ को एंटर कराना पड़ रहा है। तो ये कैसे हम करेंगे, दैट इज़ द केस, दैट हैज़ टू बी डिटरमाइंड, बट इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन। इसको किसी ना किसी तरीके से तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो चीज़ें आएंगी फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो एक मैरिटल रेप एक्सेप्शन का केस इसमें है। तो जैसे एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 2 और 2 सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी और प्रेजेंटली सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस 2023। इसमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है हस्बैंड को कि मतलब उसमें सेक्सुअल एक्ट विद देयर वाइफ्स ओवर 18 वो रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैरिटल वायलेंस की बात करें तो यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 1/3 जो मैरिड वुमेन 18 से 49 ईयर की जो एज है वो फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस उन्होंने फेस किया। अब ये कंसिडरेशन है, 1/3 बहुत बड़ा नंबर होता है, 100 में से 1/3 आप समझो बात को। अगर इफ़ दिस इज़ द ट्रूथ तो वी हैव टू ब्रिंग द लॉ। ऑल्दो फिर कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस आएंगे, बट इट हैज़ टू बी सीन, इट हैज़ टू बी सीन कि इसको किस तरीके से किया जाए। फिर उसके बाद 75% सेक्सुअल असॉल्ट ऑकर जो इंटीमेट सेटिंग्स में होता है, जगहें हैं जो आपके है ना। उसके बाद मैरिटल रेप एग्जाम्पशन की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर करके है, जो कि मतलब विच रिस्ट्रिक्टेड अ मैरिड वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी, मतलब मैरिड जो वुमेन है उनकी जो लीगल ऑटोनॉमी है उसको लिमिट किया गया है ना। मैरिटल रेप एग्जाम्पशन की बात अगर किया जाए, देखो मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि अगर फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन वीक पड़ेगी, सामाजिक नॉर्म्स वीक करेंगे, हर चीज़ फिर लॉ से डिटरमाइन होगी। और जो चीज़ लॉ से डिटरमाइन होगी, अब उसकी कितनी मतलब उससे रिलेशन कितने आगे तक जाएंगे या वो रिलेशन कितने समय तक चलेंगे, दैट इज़ द केस। ठीक है, फ्यूचर में तो पता चला ये भी हो सकता है कि यार अब जो है जैसे आजकल मैरिज होती है ना, अब मैरिज में होती है जैसे वुमेन है वो रहने आ रही हैं तो मतलब पता चला कि वहाँ रेंट एग्रीमेंट साइन हो रहा है। फ्यूचर में ये भी हो जाएगा, क्या पता, कुछ पता थोड़ी ना है। बोले ये आप रहोगे घर पे तो महीने का 10,000 रुपये लगेगा। फिर वुमेन जो वहाँ का रहेंगी, देखो मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी लेकिन मैं जब काम करूँगी तो वो फ्री में नहीं होगा, उसका 20,000 अलग से लगेगा। ठीक है, अब ठीक है, देखो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपिंग सोसाइटी। हो सकता है डेवलप्ड सोसाइटी में एक अलग तरीके से हो, तो ये किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिटरमाइन कैसे होगा। सामाजिक रिश्ते खाली इकोनॉमिक बेसिस में तो कैसे होंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो जो जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग अभी जिस तरीके से चीज़ें रन हो रही हैं उनको इम्प्लीमेंट अगर हमने सही तरीके से नहीं किया, या आप कह सकते हो कि है ना समाज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वैल्यू सिस्टम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी तो रिलेशन का बेसिस लॉ के बेसिस पे होगा। तो अब वो कितना सस्टेनेबल होगा, 2-3 साल भी लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, उसके अपने टेंशन्स होंगे, अपने मतलब जो है आप कह सकते हो कि इसमें जो फैमिली वाले एडवोकेट होंगे उन्हीं का फ़ायदा होगा कि डाइवोर्स और ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट आस्पेक्ट, ये जो जुड़े हुए हैं ये है ना, तो ये भी इसमें कंसिडरेशन है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि अगर सर्वे आपका साफ साफ ये हाईलाइट कर रहा है, सर्वे आपका साफ साफ हाईलाइट कर रहा है कि 1/3 ऐसे केसेस हैं जो कि दे आर इक्वलेंट टू मैरिटल रेप, तो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। इसको तो देखो वी हैव टू कंसिडर दिस, इसको हमें दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और लॉ ही एक बचता है।
ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, दैट वी कैन क्रिएट अ सर्टन मैकेनिज्म। यहाँ पे जैसे रेप केस में 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और ये सारा है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लीगल यहाँ पे मैरिटल रेप एग्जेम्पशन की बात की जा रही, तो इस चीज़ को हटाने की बातचीत लगातार आपकी चल रही है। इसमें देखो जैसे मान लो कोई वुमेन है, बिफोर मैरिज उनके पास सर्टेन राइट है, आफ्टर मैरिज अलग तरीके से, तो दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 14, ये भी कहा गया। फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और राइट टू प्राइवेसी, बॉडी इंटीग्रिटी आर्टिकल 21, इस मैरिटल रेप एग्जेम्पशन इनके खिलाफ भी है। तो ये आप इन आर्टिकल्स को कोट कर सकते हो। पुट्टासामी जोसेफ साइन केस में प्राइवेसी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एज अ फंडामेंटल राइट्स पर किया गया है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड मैरिज, मतलब भले मैरिज हो जाए बट ये चीज़ें प्राइवेसी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मैरिज भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। कैन वी से दिस, मतलब अगर आप लीगल आर्गूमेंट में जाओगे तो ये आपको लॉजिकल लगेगा, ये बात ठीक है कि अगर क्या कि जो मैरिज है उस मैरिज को हम ये कह सकते हैं कि दैट कैन टेक एन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कैन दैट बी देयर, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसमें जैसे मान लो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे। जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो मेल है उसके मोबाइल फ़ोन को जो वाइफ है वो देखेंगी, वाइफ है उसके मोबाइल फ़ोन को मैन तो चलो देखते हैं कि नहीं पता नहीं, वो भी देखें, मान लो इस टाइप की चीज़ें हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेसी। ठीक है, एक कमरे में रह रहे हैं, मान लो नहीं नहीं हम साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है, तो कैन दैट बी अ प्राइवेसी? सोचना है कि समाज को हम रन कैसे करेंगे, और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि समाज में अगर हम बच्चों की अपब्रिंगिंग उस अच्छे से होती है, समाज में जो चीज़ें दिखती हैं वो कुछ ऐसे इस प्रकार से है जहाँ पे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें इतने लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तभी पड़ रही है जब चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं, और उसके लिए फैमिली एज अ यूनिट, बेसिक यूनिट हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड करना पड़ेगा। आज के टाइम पे देखो हो रहा है ना, देखो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मान लो माइग्रेट हो गए, गांव देहाती इलाके से माइग्रेट हो गए, माइग्रेट होकर बाहर रहने लग गए, हस्बैंड 50,000 कमा रहे हैं, और मान लो जो वाइफ हैं वो भी कमा रही हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे वहाँ अलग से रह रहे हैं। अब वो जब सिस्टम आपका डेवलप हो रहा है, तो क्योंकि माइग्रेट होके चले गए, न्यूक्लियर फैमिली है, अब मान लो दोनों कमा रहे हैं, बच्चा अपना है, अगर वहीं पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो ध्यान रखेंगे, उनको तो खुशी मिलेगी। आपको अपना जो बॉन्डिंग है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ग्रैंड पेरेंट्स वो वैल्यू सिस्टम बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे, कोई मेड तो नहीं कर सकती ना उस वैल्यू सिस्टम को ट्रांसफ़र। अब ये चीज़ें हैं ना कि क्योंकि फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, अब बच्चे को वैल्यू सिस्टम कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक बाइफर्केशन हो रहा है ना, जैसे केक होता है, एक केक है, अब हम केक से पेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो पेस्ट्री का साइज़ छोटा सा है, सब कुछ सेम लगता है बट साइज़ छोटा सा ही है ना, बट है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स बहुत सारी अराइज हो रही हैं, इनको कैसे मीट करते हैं, दैट वी हैव टू सी। और भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंटीन, अब ये IRN न्यूज़ में देख लो, अर्जेंटाइन प्रोविंस ला रियोजास, वो अपनी खुद की मतलब एक जगह है, ये वो खुद की अपनी मनी प्रिंट कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज़ मूसा नेड प्लेटफॉर्म, जो कि अलाउ करता है फॉरेन वर्कर्स इन डोमेस्टिक वर्क सेक्टर में कि वो अपना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अपडेट्स उनको मिलेंगे, और ये इंश्योरेंस हेल्थ बेनिफिट्स फॉरेन वर्कर्स को, उस चीज़ को भी देखा जा सकता है। इसमें 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ और भारत भी इसमें इंक्लूडेड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं। फिर इसका एम क्या, ह्यूमन राइट्स और ये सबको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है, एक अच्छा कदम आप कह सकते हो, क्योंकि देखो ये सब इकोनॉमीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इनको स्किल्ड मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो ह्यूमन रिसोर्स है ज़रूरत पड़ेगी, ये ट्रांसफ़र करना मतलब ये सब चीज़ें करेंगे तभी लोग आएंगे। तो इनके पास तो इतना स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगा, तो लोग आएंगे, रहेंगे, काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कदम कंटेक्स्ट में ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर मैं बता देता हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, कल मैंने एक सेशन लिया था, कुछ टेक्निकल इशू से वो अपलोड नहीं हुआ, वो अपलोड हो जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट सेशन, यूट्यूब के अंदर ही है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज 30% आपका ऑफ है इसके अंदर, और ये हम लोग क्लासेस जल्द स्टार्ट कर देंगे। इसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, नोट्स आपके रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव सेशन सारा रहेगा, और है ना, डाउट क्लियरिंग और रिवीजन सेशन लाइव रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं गए जो नोट्स दिए हैं, कल मैंने आपको कुछ शो भी किया था। अगर आप इस चीज़ को समझो और जो जो बोलूँ वो कर लो, तो आप ये मानकर चलो आपका ऑप्शनल आपके हाथ में है, इधर उधर का नहीं। मैं आपको फिर कहता हूँ कि हो सकता है आप कहीं से पढ़ो, कोई एग्रीकल्चर के कोई बहुत बड़े मास्टर हैं, वहाँ से पढ़ ही लिया आपने, वो 2-4 मॉड्यूल्स में मान लो परफेक्ट है, 2-4 महीना वही पढ़ाते रहेंगे,
वैसा नहीं है, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं 150-200 पेज, 150 दो डेढ़ मतलब 150-200 शब्द हर टॉपिक पे नोट्स बना लेने हैं। अगर आपने उसको किया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा, है ना। तो यहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप saurabh-pandey-upsc.com पे जाओ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओ, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी ज्वाइन करने को मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा ये प्रहार बैच है, करंट अफेयर का बैच है, 21 तारीख से वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, सोच रहे हो, तो प्लीज़ मत सोचो, आप इसको ज्वाइन जरूर से करना है। 25 की तैयारी कर रहे हैं। फिर टेस्ट सीरीज़ है, मंडे को टेस्ट, तीसरा टेस्ट है, 2 टेस्ट तो हमारे हो चुके हैं। इसमें लगभग मैंने आपको 7 सेट के स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिए हैं। और इसमें बहुत, ये स्टडी मटेरियल छोड़ के अगर गए और फिर कहे सर मेरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर देखो आप जिम्मेदार होगे, मैं जिम्मेदार नहीं हुआ। मैंने आपको शो किया हुआ है कि भाई जो पढ़ाया हुआ है उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ये अभी मैंने पेपर 2 का बनाया है, आप देख लो। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्वेश्चन नंबर 1, ये डेट पड़ी हुई है। ये पढ़ा हुआ लोक अदालत, ये मतलब पुराने संस्थान में था, वहाँ से क्वेश्चन है, मतलब पढ़ाया मैंने। चाहो तो आप इसको टाइप करके हिंदू एनालिसिस मेरा चेक कर सकते हो। ये देखो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, चाहो यूट्यूब सर्च करो, यहाँ पे मैंने PDF डाल दिया है क्योंकि कंटेंट तो है ही अपने पास, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये देख लो, क्वेश्चन 4 आया हुआ है, क्वेश्चन 5 आया हुआ है, ठीक है। ये है तो, और पेपर 1 में 20 में से 10 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन के आसपास है। अब उसके बाद भी आप चीज़ें छोड़कर जा रहे हो अपने मतलब जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, तो इसके लिए देखो दैट इज़ नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा काम है। हाँ, कंटेंट अपलोड हो रहा है ना, उस चीज़ को आपको जब अपलोड होता जा रहा है, जैसे कल मैंने पिछले बैच में करंट अफेयर्स के 60th लेक्चर अपलोड किया है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के वीडियो डालूंगा, और उसका अपना फॉर्मेट है। पहले नोट्स दूंगा, 7 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद वीडियो लेक्चर होंगे, पैरेलल टू नोट्स होंगे, और उसके बाद रिवीजन क्लासेस और वो सारी होंगी, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें चलेंगी, तो वो आपको करना है। जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से फॉलो करना है, दैट यू हैव टू इंश्योर। क्वेश्चन देख लो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, डू यू एग्री। तो ये आप नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं, और ये इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है अलग से, उसमें आप कर सकते हो, सौरभ पांडे CC ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।